सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम टू अनदर यूट्यूब सेशन ऑफ जुडिशरी सिंप्लीफाइड। तो गाइज, आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है हमारे बीएनएसएस की इम्पॉर्टेंट टाइमलाइंस के बारे में। गाइज, आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको जितने भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग द टाइमलाइंस कि कौन सी टाइमलाइन किस चीज़ से रिलेटेड है और कौन से न्यूमेरिकल या फैक्चुअल डाटा जो हमको याद रखने चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दूसरी बात कि मैंने पूरी कोशिश की है कि हर चीज़ को एकदम वेरीफाई करके ही मैं इस टेबल में कंसोलिडेट करूं। एक एक चीज़ मैनुअली टाइप की गई है, इसलिए कहीं कहीं हो सकता हो टाइपिंग एरर हो जाए। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जुडिशरी सिंप्लीफाइड को, क्योंकि अगर कोई भी करेक्शन होता है तो देखिए कमेंट सेशन में बताना पॉसिबल नहीं होता, यहाँ पर मैं नोटिफाई कर दूँगी। ग्रुप हमारा पब्लिक है तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी ये बात कि जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जो सेटिंग्स हैं वो इसी तरीके से की गई है कि कोई भी जो सीरियस एस्पिरेंट है वो परेशान ना हो, यानी अननेसेसरी की कोई भी वहाँ पर चिट चैट नहीं होती है। ठीक है, तो जितना भी टू द पॉइंट मटेरियल है वो वहाँ पर आ रहा है। वहाँ पर मैं लैंग्वेज का भी मटेरियल लगातार शेयर कर रही हूँ, आपके जो भी हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड मटेरियल वो भी सारा शेयर किया जा रहा है। और जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह जो भी मेरे ध्यान में आ रहे हैं कि जो प्रीवियस नोट्स में अगर वो कहीं पर अपडेट नहीं हो पाए थे। और एक चीज़ और, मैंने हर जगह आपको ये चीज़ स्पेसिफिकली बोली है कि ये जो मैं आपके साथ में बेरेक्ट शेयर करी हूँ वो इंटरनेट कॉपी है, तो आप लोग प्लीज़ एक नया एडिशन खरीदें। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ, तो कहीं कहीं जो मिस्टेक है उसके लिए आपको नया एडिशन ही खरीदना पड़ेगा, उसके अंदर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आपका इसी वीक के अंदर जो बीएनएस है उसके जितनी भी पनिशमेंट्स है वो कवर हो जाएगी। तो जैसे ये वीडियो लाइव होता है उसके 2-3 दिन के अंदर आपके बीएनएस की पनिशमेंट्स भी आ जाएंगी। तो जितनी भी बीएनएस की पनिशमेंट्स है ना आपकी, सारी की सारी जो भी आपके एपीओ प्री के सिलेबस के अंदर है राजस्थान के, वो सारी की सारी उसमें कवर्ड होगी और मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से एकदम एग्जाम्पल के साथ में उसका वन शॉट लूँगी। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, सॉरी मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है। जितनी भी पीडीएफ्स हैं मुझे बार बार क्वेरी आ रही है क्या ये पेड है क्या। जी नहीं, ये पेड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना भी मटेरियल अभी मैंने आपको राजस्थान ईपीयू प्री के हिसाब से करवाया वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी तरफ से अवेलेबल है टेलीग्राम पे। तो इसके लिए मैं कोई भी चार्ज नहीं ले रही हूँ। और हाँ, अगर ये पीडीएफ्स आपको कोई भेज कर आपसे कोई पैसे वगैरह मांग रहे हैं तो प्लीज़ आप ना दें उनको, क्योंकि मेरी साइड से जब कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसके लिए कोई चार्ज कर रहा है। और अगर कुछ पीछे वाली पीडीएफ्स अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो गाइज मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि वो मेरे बैकअप में नहीं है, डिवाइस बैकअप में, तो मैं उसको रिट्रीव कर नहीं पा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इन फ्यूचर जब भी आपका मेंस होगा तो तब ट्राई करूँगी मैं कि जो भी डाटा मेरे पास में दूसरी डिवाइसेस में है उसके अकॉर्डिंग उसको वापस से बनाकर आपके साथ में शेयर कर दूँ। ठीक है गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ आती है आपकी एक्ट नंबर। एक्ट नंबर देखिए सेक्शन नंबर 1 में नहीं दिया हुआ आपके, ठीक है। एक्ट नंबर दिया हुआ होता है जो आपका एक्ट का टाइटल होता है ना, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ होता है आपके एक्ट नंबर। तो ये एक्ट नंबर कौन सा है? 46 है। कब का है? 2023 का है। और एक चीज़ और, आपको जितने भी एक्ट नंबर्स हैं उनकी डेट्स वगैरह है, कमेंसमेंट डेट है, एनेक्टमेंट डेट है, उसके लिए भी अलग से वीडियो है, वो आपको स्क्रीन पर उसका लिंक दिख जाएगा, तो प्लीज़ जाकर आप उसको देख लीजिए। और वो चार्ट भी आपको वहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा के याद कर सकते हैं। इसका एनेक्टमेंट कब हुआ था? हमने कहा 25 दिसंबर 2023 को इसका एनेक्टमेंट हुआ था। बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं इसका कमेंसमेंट कब हुआ। हमने कहा इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है 1 जुलाई 2024। अब बात आती है कि इसका जो सेक्शन नंबर 1 है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक स्पेशल रेफरेंस की बात करता है जो कि है ट्राइबल एरिया। ठीक है, उसके अंदर एक डेट दे रखी है 21 जनवरी 1972। तो ये स्केड्यूल एरिया से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि देखिए पैरा नंबर तो फिर भी आपको याद हो जाएगा, है ना, स्केड्यूल नंबर भी याद हो जाएगा क्योंकि आपने कभी ना कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। ये डेट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, तो ये आप हाईलाइट कर लीजिए डेट, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। ठीक है ना, ये चीज़ आप हाईलाइट कर लीजिए। अब आता है आपका नेक्स्ट सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन जेड, जो कि बात करता है वारंट केसेस की। सबसेक्शन जेड नहीं होगा गाइस, एक चीज़ मैंने आपको पहले उस टाइम भी बताई थी, यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जेड है। ठीक है, अब आता है
वारंट केस। वारंट केस क्या होते हैं? ऐसे कोई भी केस जिनकी पनिशमेंट कितनी है, 2 साल से ज़्यादा है, डेथ है, या फिर क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, तो फिर समन केसेस कौन से होंगे? तो समन केसेस वो सारे केसेस हैं जिनकी जो पनिशमेंट है आपकी वो 2 साल से या तो कम है या इक्वल्स टू 2 ईयर है। आई बात समझ में? चलिए, अब सेक्शन नंबर 11 सब सेक्शन 2 क्या बात करता है? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के टेन्योर की बात करता है। उसमें टेन्योर कितना होता है एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का? हमने कहा एक समय पे वो 1 साल से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। यानी क्या हो गया, 1 ईयर एक इम्पॉर्टेंट डेट हो गई हमारे लिए, एक इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन हो गई। अब आता है सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 7, जिसमें बात करते हैं हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो इसके लिए कितना एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है? हमने कहा जब भी आपको पीपी बनाना है या एडिशनल पीपी बनाना है तो उसके लिए मिनिमम हमको 7 ईयर ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट चाहिए। साथ में आपके जो जजेस वगैरह की क्वालिफिकेशन है वो मेंशन नहीं किया मैंने, क्योंकि वो आपके न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज मेंशन की गई है वो कहीं ना कहीं किसी फैक्ट या न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड है, जो हमें याद करने में दिक्कत देती है। अब आता है सेक्शन नंबर 18 सब सेक्शन 8, ये बात करता है स्पेशल पीपी की। स्पेशल पीपी और कहाँ पढ़ा है आपने? आप पॉक्सो में पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे इसको SC/ST एक्ट में, है ना? ये चीजें क्यों बताइए? क्योंकि स्पेशल पीपी होगा कौन? स्पेशल पीपी आपका वही व्यक्ति होगा कहीं ना कहीं क्या है, आपकी किस चीज से रिलेटेड है, किसी स्पेशल लॉ से रिलेटेड है। और ये दोनों आपके जो पॉक्सो हैं, SC/ST एक्ट है, ये क्या स्पेशल लॉ है? क्या हमने कहा ये स्पेशल लॉ। ठीक है, तो इसके लिए मिनिमम कितना एक्सपीरियंस चाहिए आपको? मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए एज एन एडवोकेट। फिर आता है जो आपकी अपॉइंटमेंट होती है, जो आपके APP की होती है किसी पर्टिकुलर केस के अंदर, तो उसके लिए क्या किया जाता है? DM के द्वारा जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो एक 14 डेज का नोटिस देता है, प्रायर नोटिस देता है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये जब चीज़ की कब जाती है? हमने कहा जब भी एब्सेंस होती है किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, उस केस में हम लोग ये चीज़ करते हैं। ठीक है, अब बारी आती है आपके सेक्शन नंबर 21 के। सेक्शन नंबर 21 क्या बोलता है? कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। इसके अंदर हमें बता रखा है प्रोवाइजो के अंदर कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे कि अंडर सेक्शन नंबर 64 to 71 ऑफ BNS। तो ये जो सेक्शंस नंबर है ये आपको ध्यान में होने चाहिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है ना, कि कौन से स्पेशल जो आपके कैटेगरी दे रखी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ बता रखी है कि जो आपके कोर्ट होंगे ऐसे, उनको प्रिसाइड ओवर किया जाएगा वुमेन के द्वारा एज मच एज प्रैक्टिकेबल, मतलब जितना संभव हो सके, जितना मतलब धरातल पे पॉसिबल है, उतना आपको किसी ना किसी विमेन ऑफिसर को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये कोर्ट की कमान देनी है। फिर आता है आपके सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन 1, ये बात करता है आपके हाई कोर्ट की सेंटेंसिंग पावर की। तो हमको ये बात पता है ना कि हाई कोर्ट कोई भी मतलब सेंटेंस जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है, ऑथराइज्ड बाय लॉ मतलब ऐसी कोई भी पनिशमेंट जो हमारे कानून में दी हुई है ना, चाहे वो डेथ पेनल्टी ही क्यों ना हो, वो हर पनिशमेंट जो भी आपके कानून के अंदर प्रस्तावित है वो पनिशमेंट आपका हाई कोर्ट दे सकता है। हाई कोर्ट को हम लोग हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील भी बोलते हैं। आप क्रिमिनल बोल दो इसको, जो भी आपकी क्रिमिनल हायरार्की होता है ना उसमें हाईएस्ट कोर्ट जो आपकी होती है वो हाई कोर्ट ही होती है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है क्रिमिनल मैटर्स को ट्राई करने की। उसका मोस्टली जो काम है वो आपका जो रिट ज्यूरिस्डिक्शंस वाले हो गए, सिविल वाले हो गए, है ना, मोस्टली काम वो वाला है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो वहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई है, और बाकी आप हायरार्की ऑफ कोर्ट पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। फिर आता है आपके सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन 2, ये बात करता है सेशन जज की, एडिशनल सेशन जज की। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो आपके असिस्टेंट सेशन जज हुआ करते थे पहले, ये जो पोस्ट है ये आपके हटा दी गई है। किससे? BNSS से। ये अब नहीं होते हैं। और MM की भी जितनी रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस आपने CRPC में पढ़े थे वो अब यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या कर सकते हैं? ये कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं ऑथराइज्ड बाय लॉ। पर अगर इनको डेथ सेंटेंस ग्रांट करना है ना, किसी भी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस अवार्ड करना है, तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट की कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। ये चीज़ पर्टिकुलर ये बहुत सारे एग्जाम में आई हुई है, पर फिर भी इसमें गलती हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना है, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज कोई भी सेंटेंस पास करते हैं ऑथराइज्ड बाय लॉ, बट
अगर कहीं पर डेथ सेंटेंस अवॉर्ड करना है तो हाई कोर्ट का कंफर्मेशन लेना कंपल्सरी है। फिर आता है आपके सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 1, जो बात करता है आपके सीजीएम के बारे में। सीजीएम क्या सेंटेंस पास कर सकते हैं? हमने कहा वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट नहीं अवॉर्ड कर सकते, और ऐसा कोई भी इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 ईयर से ज़्यादा है वो नहीं पास कर सकते। मतलब ये मैं कह दूँ क्या कि जो आपका सीजीएम है वो 7 ईयर इक्वल्स टू 7 ईयर या उससे कम की जितनी भी पनिशमेंट है वो ग्रांट कर सकता है। बोल सकते हैं ये बात हम लोग। चलिए अब आता है आपकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब देखो इसको मैंने 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है, जबकि ज़रूरत नहीं थी, एक में भी कर सकते थे, पर अगर किसी को एक ही चीज़ में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। जैसे सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 2 है, तो वहाँ पर जो जेएमएफसी की बात की गई, पहली बात तो उसमें हमने बता दी कि इम्प्रिजनमेंट कितना दे सकते हैं। हमने कहा वो अप टू 3 ईयर कोई भी इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, और साथ ही साथ में अगर फाइन देना हो तो कितना देगा जेएमएफसी? हमने कहा 50,000 रुपये तक कितना भी फाइन दे सकते हैं। क्या पहले यही लिमिट्स थी? क्या हमने कहा नहीं, पहले ये लिमिट्स नहीं थी। आपका जो सीआरपीसी में था उसमें ये दोनों ही चीज़ें कम थी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चेंज हुआ है आपके स्पेसिफिकली। अब बारी आती है आपके मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास की, है ना, जेएमएससी। वो क्या कर सकते हैं? ऐसी कोई भी इम्प्रिजनमेंट जो कि 1 साल तक की वो दे सकते हैं। साथ साथ में कम्युनिटी सर्विस, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो कम्युनिटी सर्विस वाला जो आपका प्रोविजन है ना गाइस, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये मिस हो जाता है कई बार हम लोगों से, और नया भी ऐड हुआ है कम्युनिटी सर्विस, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ में क्या कर सकते हैं? फाइन भी दे सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं। मतलब अगर मैं कह दूँ तो जेएमएससी क्या क्या दे सकता है? हमने कहा एक तो अप टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, फाइन, बोथ, या फिर कम्युनिटी सर्विस। मतलब एक जेएमएससी आपको 1 साल तक सजा दे सकता है, यानी इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, फिर फाइन दे सकता है, कितने रुपए तक दे सकता है? 10,000 रुपये तक। फिर क्या ऐसा हो सकता है कि फाइन भी दे दे, इम्प्रिजनमेंट भी दे दे? हमने कहा हाँ, ये भी पॉसिबल है, और साथ में हो सकता है कि तीनों ही चीज़ें ना करके कम्युनिटी सर्विस भी ग्रांट कर दे। आ गया समझ में इतना? चलिए अब आता है आपका सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। ये बात करता है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अब मान लो ये चीज़ आपके पता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये प्रोविज़न। जब आप मतलब अगर अभी तो नहीं पढ़ा है आपने, जब आप मेंस के अंदर बीएनएस की प्रोविज़न पढ़ोगे ना, तो उसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा आपको कि बीएनएसएस की बात और बीएनएस की आपको लग सकता है कि थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है, पर कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, थोड़ी सी लैंग्वेज है ना इसकी थोड़ी सी ट्विस्टेड है, तो इसको बहुत ही शांति से उस टाइम पे पढ़िएगा आप। अभी के लिए आप बीएनएसएस की पर्पज से ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब भी डिफॉल्ट ऑफ फाइन होगा, डिफॉल्ट ऑफ फाइन होता क्या है? मान लो कि किसी व्यक्ति को 5,000 का फाइन लगाया, अब उस बंदे ने क्या किया? 5,000 का फाइन भरा नहीं, है ना, यानी उसके जो 5,000 थे, ये जो 5K का उसका जो फाइन था, अब इसने नहीं भरा है, तो इसके बदले में इसको क्या मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, क्योंकि इसने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया ना यहाँ पर। अब देखिए, अब ये डिफॉल्ट की जो इम्प्रिजनमेंट होगी ना, वो नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ इम्प्रिजनमेंट टर्म मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। मान लो कि मजिस्ट्रेट की यहाँ पर आपके पावर है 1 साल देने की, है ना, जेएमएससी ट्रायबल कोई भी ऑफेंस मान लो, जेएमएससी ट्रायल हो रहा है, और जेएमएससी मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं पनिशमेंट? आपको 1 साल की दे सकते हैं, तो 1 साल का आपके 1/4 क्या होगा? 1 ईयर का 1/4 क्या हुआ इसका? एक बात बताओ, अब ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? 1 साल में कितने महीने होते हैं आपके? 12 महीने होते हैं, है ना, 12 का 1/4 निकालना है, तो आ गए ना 3 मंथ्स। आया बात समझ में आपको कैसे निकालते हैं हम लोग ये चीज़ें? खैर अभी काम नहीं आएगी आपकी, ये प्रैक्टिकल चीज़ें, बट आपको पता होना चाहिए अगर कोई न्यूमेरिकल चीज़ आ जाए कभी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, सब चीज़ें एडवांस हो रही है, कभी पूछने को पूछ भी ले, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक मैथ्स आनी चाहिए आपको निकालनी। ठीक है, फिर आता है आपके सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस की बात करता है। इसमें जितनी भी आपकी टोटल इम्प्रिजनमेंट होगी ना, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? देखो, ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, एज सून एज ये खत्म होगा, ये वाला जो है आपके शुरू हो जाएगा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार, और इसको और रिफाइंड वे में कह दूं तो एक के बाद एक,
आई बात समझ में? तो इसकी जो भी आपकी टोटल जो डेडलाइन दे रखी है ना, वो आपको मैक्सिमम 20 ईयर दे रखी है। मतलब आपको कोई भी अगर व्यक्ति को कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस देना है, हो सकता है उसका कोई भी ऑफेंस हो, उसने मतलब मान लो कि 1 2 3 समथिंग ऑफेंस किए हो, तो अब उस केस में क्या होगा कि उस व्यक्ति को आपको जितनी भी सज़ा देनी है वो मैक्सिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए। और एक चीज़ और बताती हूँ आपको, 20 ईयर्स क्यों बोला है, क्योंकि 20 ईयर्स को इक्वलेंट टू लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट कर दिया है आपके, कहाँ पर बीएनएस के अंदर आपको ये प्रोविजन देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसी वजह से बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि देखिए अब हमको पता नहीं ना कि आप फ्रैक्शन निकालोगे कैसे। वो 20 ईयर इसीलिए दिया है कि आप 20 ईयर को इक्वल्स टू लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मान लो। अब एक बात बताओ, कोई चीज़ की अगर डिसाइडेड वैल्यू होगी हमारे पास में, तब तो मैं उसके फ्रैक्शन निकाल सकूंगी। अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है जो इनफाइनाइट है, उसका कुछ पता नहीं है मुझे, वो है ना, मतलब मान लो कि वो वेरिएबल है, वो वेरी कर रही है, तो क्या पॉसिबल है कि आप उसके फ्रैक्शन में पनिशमेंट निकाल पाओगे? तो फिर ये जो जितने भी आपने 1/4 ये सब देखे, ये हो पाएगा क्या? इसलिए इसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट को इक्वल्स टू 20 ईयर फिक्स कर दिया गया है। आई बात समझ में? अब कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस में एक चीज़ और बोल रखी है इसके अंदर, जो बी क्लॉज है आपका, कि जितनी भी आपकी एग्रीगेट पनिशमेंट होगी ना, वो कितनी नहीं होनी चाहिए, ट्वाइस को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, जो कि कोर्ट एक किसी भी सिंगल ऑफेंस के लिए प्रोवाइड कर सकता है। आ गई बात समझ में? अब इस चीज़ को ऐसे समझो कि अब क्योंकि मैं पर्टिकुलर ऑफेंस नहीं ले रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, वरना आप किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से उसको एसोसिएट कर लोगे। द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब मान लो कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस देना है मेरे को, अब मान लो कि वो XYZ जो ऑफेंस था उसके लिए 3 ईयर पनिशमेंट दे रखी है, कि आप उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए 3 ईयर पनिशमेंट दे सकते हो। तो किसी भी हालत में उस व्यक्ति को जो आप पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर रहे हो, वो इसका ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 6 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो उस पर्टिकुलर सिंगल ऑफेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और हो सकता है उसने व्यक्ति ने बहुत सारे ऑफेंस किए हो और एक ऑफेंस को ऐसा किया हो जिसकी पनिशमेंट 2 ईयर है, तो 2 ईयर का ट्वाइस क्या हो गया आपके 4 ईयर। मतलब ओवरऑल क्या है कि उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए तो आपको उतनी ही पनिशमेंट प्रोवाइड करनी है जो कि 1 to 20 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात, और वो पनिशमेंट उस पर्टिकुलर कोर्ट की जो भी मतलब कैपेसिटी है ना, उससे है ना ट्वाइस का एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए वो जो कोर्ट है पर्टिकुलर, वो 1 साल ही दे सकता था, तो वो किसी भी हालत में 2 ईयर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो ये कुछ तरीका है इसको समझने का। अभी अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक बार के लिए याद कर लो, क्योंकि अभी वो समय नहीं है कि जहाँ पर आप कॉन्सेप्ट्स को लेकर कंफ्यूज हो। आप मेंस में इसको अच्छे से करिए, क्योंकि देखिए चार्ज फ्रेमिंग वगैरह तो उसमें हेल्प करेगा ये चीज़ें। आई बात समझ में? बट द कॉन्सेप्ट इसके इतना ही है कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो ना आप, उसको ये बात ध्यान रख लो कि उस चीज़ को उस रेफरेंस में ही पढ़ो। हर चीज़ का रेफरेंस इधर उधर मत ऐड करो, क्योंकि देखो जब हद से ज़्यादा इंटरलिंकिंग होने लगती है ना, तो फिर क्या होता है, खिचड़ी बन जाती है। और कॉन्सेप्ट्स की खिचड़ी नहीं बनानी है, बिरयानी बनानी है आपको, नमकीन चावल बनाने हैं, ताकि हर चीज़ हर एलिमेंट अच्छा दिखे और अपना एक टेस्ट दे। आई बात समझ में? अब आता है आपका सेक्शन नंबर 179 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो। ये बात करता है पुलिस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की। इसमें ये चीज़ बता रखी है कि कोई भी ऐसा मेल है जिसकी एज क्या है 15 ईयर्स से कम है, एज क्या है 15 ईयर्स से कम है, तो आप उसको उसके रेजिडेंस के अलावा कहीं भी उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और सेम अगर वो 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो भी आप उनको बाध्य नहीं कर सकते। और क्या चीज़ दे रखी है इसके अंदर कि जो विमेन है आपके, और जो ऐसा पर्सन है जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, या उसको किसी भी प्रकार की अक्यूट इलनेस है, तो उसको आप रेजिडेंस के अलावा कहीं और उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं करोगे। सिंपल सी बात है। मतलब ये तीनों चीज़ें एक ही जगह दे रखी थी, मैंने उसको अलग अलग करके लिख दिया है यहाँ पे। अब आता है आपके सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 7, जो बात करता है अरेस्ट रिस्ट्रिक्शन इन सर्टेन केसेस। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये एक नया प्रोविजन है। एक तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, इसके अंदर जो एज है ना, एज है ना, उसको एज बार को चेंज किया गया है। पहले ये 62 हुआ करती थी, अब इसको 60 कर दिया गया है। अब इसके अंदर मान लो ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसकी जो पनिशमेंट है वो 3 साल से कम है, यानी ये जो पनिशमेंट है ये 3 ईयर से कम की पनिशमेंट है। अब ऐसा ऑफेंस है तो उसमें ऐसे व्यक्ति को अगर आपको अरेस्ट करना है जिसकी जो आपकी
एज है वो 60 ईयर से ज़्यादा है, या वो व्यक्ति क्या है, इन्फर्म है ना, किसी भी प्रकार से अपंग है, तब क्या करोगे, उसकी गिरफ्तारी के लिए आपको एक डीएसपी रैंक का जो ऑफिसर है उसकी प्रायर परमिशन चाहिएगी। और इसके अंदर जो नई चीज़ ऐड हुई है वो यही है कि जो डीएसपी रैंक है ना, ये चीज़ एकदम नई ऐड हुई है अभी, और ये जो एज का चेंज हुआ है वो तो आपको पता रखना ही है। आ गई बात समझ में। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। आता है आपका सेक्शन नंबर 40 सबसेक्शन 1। ये क्या बोल रहा है कि ऐसा अरेस्ट जो कि प्राइवेट पर्सन के द्वारा हो रहा है। अब इसमें क्या करना है, देखो जो प्राइवेट पर्सन है, पहली बात ये तो ये क्लियर कर लो अपने दिमाग में, क्या प्राइवेट पर्सन जो है वो अरेस्ट कर सकता है क्या, और अगर अरेस्ट कर सकता है तो कौन से वो सिचुएशंस होंगे जहां पर वो अरेस्ट कर सकता है, तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब इसमें क्या करेगा वो प्राइवेट पर्सन आपका, वो या तो मेकओवर कर देगा उस व्यक्ति को जिसको उसने अरेस्ट किया, किसी पुलिस ऑफिसर को, या उसको कस्टडी में ले जाएगा अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के। मान लो अगर उसको कोई पुलिस वाला नहीं मिल रहा है पास में, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लेके चला जाएगा। और ये काम कैसे करना है, उसको विदाउट अननेसेसरी डिले करना है। अब विदाउट अननेसेसरी डिले लिख के छोड़ देते तो कोई इसकी कोई सीमा होती क्या, नहीं होती ना। जैसे 24 घंटे का भी टाइम स्लॉट दे रखा है, तो उसके अंदर भी तो दे रखी है ना आपको सीमा। ऐसे तो कुछ नहीं है ना कि मतलब कोई इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम आप बोल दो अननेसेसरी था नहीं था, फिर वो चीज़ लंबी हो जाती। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक टाइम स्लॉट दे दिया हमको कि 6 घंटे के भीतर भीतर बिना किसी डिले के उस व्यक्ति को जो कि अरेस्ट करके लाया है और जिसको अरेस्ट किया है उस व्यक्ति को पुलिस को सुपुर्द कर देगा, ठीक है ना, हवाले कर देगा पुलिस के। अब आता है आपके सेक्शन नंबर 43 सबसेक्शन 5, जो बात करता है अरेस्ट ऑफ वुमेन की। और इसमें क्या होता है, सामान्यतः सनसेट के बाद में और सनराइज से पहले गिरफ्तारी नहीं करोगे आप किसी भी वुमेन की। और इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको करनी भी है तो आपको रिटर्न रिपोर्ट देनी पड़ेगी एक, और प्राइवेट जो प्रायर परमिशन होती है वो लेनी पड़ेगी जीएमएफसी की। कौन से होंगे भाई जीएमएफसी, हमने कहा जिनकी लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में या तो वो ऑफेंस हुआ है या फिर अरेस्ट वहां पर की गई है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। यानी जीएमएफसी कौन से हो गए हमारे, हमने कहा जीएमएफसी दो तरह के हो गए, एक तो जिनके लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में या तो अरेस्ट हुई है या ऑफेंस हुआ था। आई बात समझ में। चलिए अब आता है आपके सेक्शन नंबर 58। ये क्या बात करता है, हमने कहा पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन परमिसिबल पीरियड। अब वो परमिसिबल पीरियड क्या है, हमने कहा 24 आवर्स है। मतलब मान लो ये तो चीज़ पड़ी है ना आपने कि अगर किसी व्यक्ति को आपने डिटेन कर लिया तो ऐसा तो है नहीं ना कि अपने मन है तब तक ही आप उसको डिटेन करके रखो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लिमिट के बाद में आप उसको नहीं डिटेन कर सकते। तो आपको क्या करना है, उसको 24 घंटे के भीतर भीतर किसके समक्ष प्रस्तुत करोगे, हमने कहा आप उसको किसी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के समक्ष में प्रस्तुत करोगे। और उसमें आप क्या करोगे, जर्नी का जो भी टाइम है वो एक्सक्लूड कर दोगे। मतलब मान लो कि कहीं जाने में 7 घंटे लग रहे हैं, वो 7 घंटे आप छोड़ के फिर उसमें 24 आवर जो प्लस करोगे तो वो जो उसका टाइम है वो उसका परमिसिबल पीरियड हो गया। आई बात समझ में। अब आता है सेक्शन नंबर 78। सेक्शन नंबर 78 क्या बात कर रहा है कि जो भी पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हो आप उसको लिख के आओ कोर्ट के समक्ष बिना किसी डिले के। और इसके प्रोवाइजो में क्या दे रखा है हम लोगों को, 24 घंटे का पीरियड दे रखा है, ये एक्सक्लूसिव जर्नी का टाइम है। और कहाँ से है अरेस्ट, जहाँ पर हुई है वहाँ से लेकर मजिस्ट्रेट के पास में। मतलब मान लो ये एक्स पॉइंट है, यहाँ पर क्या है अरेस्ट हुई है, अगर वाई पॉइंट पर हमारे क्या है मजिस्ट्रेट है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट है आपके, तो इसमें जितने भी आपके आर लग रहे हैं है ना, प्लस 24 कर दो, ये आपका जर्नी टाइम हो गया। आई बात समझ में। सेक्शन नंबर 84 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। फिर इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि जो इसकी अपीयरेंस की डेट होगी ना, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है ना, तो उसकी जो भी आपकी अपीयरेंस की डेट होगी बी नॉट लेस देन 30 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। मान लो जिस दिन उस व्यक्ति की प्रोक्लेमेशन का पब्लिकेशन हुआ उस दिन से 30 दिन के भीतर भीतर, नॉट लेस देन लिखा है ना, तो मैक्सिमम ये चीज़ है, डेट शैल नॉट बी लेस देन, यानी 30 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन से काउंट कर लेना। फिर
आता है सेक्शन नंबर 84 सब सेक्शन 4 जो बात करता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की। इसमें क्या अप्लाई होता है कि जहां पर जो ऑफेंस है आपका वो पनिशेबल है कितना 10 साल से या फिर उससे ज़्यादा या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या डेथ, तो उसमें आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको घोषित कर सकते हो। यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हम लोग कैसे मामलों में घोषित कर रहे हैं, जो आपके सीरियस लेवल के मामले ना, उन मामलों में आप उस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर रहे हो। आई बात समझ में? चलिए अब आता है सेक्शन नंबर 85। सेक्शन नंबर 85 क्या बोलता है? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एब्सकॉन्डिंग पर्सन। यानी इसके लिए कोई आपकी स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं प्रिस्क्राइब की गई है ना, कि कितने दिनों में होगा। वो सब चीज़ें सब्जेक्ट टू है कि वो चीज़ें कब होती है। तो जहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है तो अपने मन से मत लगाना, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है ना, कि कितने दिनों के लिए कर रहे हैं अटैचमेंट, क्योंकि यार वो चीज़ें डिपेंड करेगी, केस टू केस वेरी करेगी, तो वहाँ पर स्पेसिफिक टाइमलाइन ये लोग वैसे भी नहीं दे सकते थे। अब आता है सेक्शन नंबर 86 जो बात करता है आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पर्सन। आपका जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है, अब उसका आइडेंटिफिकेशन करना है आपको और अटैचमेंट करना है किसका? प्रॉपर्टी का, जो किसकी है? प्रोक्लेम्ड पर्सन की है। तो इसके लिए भी क्या है, कोई स्पेसिफिक आपकी टाइमलाइन नहीं दे रही, पर आपको जो ऑफिसर चाहिए वो किस रैंक का होना चाहिए, या तो एसपी रैंक का होना चाहिए या सीपी रैंक का होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है इतना? चलिए सेक्शन नंबर 87 सब सेक्शन 1 क्या बात करता है? हमने कहा जो भी क्लेम और ऑब्जेक्शन आपको रेज करने हैं किसी भी अटैच्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो कब आप फाइल करोगे? हमने कहा वो मस्ट बी फाइल्ड विद इन 6 मंथ। कहाँ से काउंट करोगे? वो 6 महीने फ्रॉम डेट ऑफ अटैचमेंट, यानी जिस दिन वो प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसके 6 महीने के भीतर भीतर आपको क्या है, ऐसा क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल कर देना है जिसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग के वो जो अटैच प्रॉपर्टी है उसमें मतलब कोई आपका क्लेम बनता है ना, कोई ऑब्जेक्शन है आपको उस चीज़ से रिलेटेड, तो वो चीज़ें, ये चीज़ें क्यों की जाती हैं? ये बेनिफिट के लिए की जाती हैं जो एक्चुअल आपके ओनर होता है ना उसके लिए, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट होता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर। आई बात समझ में? गाइस आज थोड़ा सा पेन लैग कर रहा है, आई डोंट नो क्यों, तो थोड़ा सा आप वीडियो क्वालिटी के साथ में एडजस्ट करेंगे। थोड़ा आज पेन लैग कर रहा है, तो उस वजह से हो सकता हो कि जो मैं बोल रही हूँ और जो आपको दिख रहा है उसमें थोड़ा सा कुछ सेकंड का लैग आ सकता है। ठीक है, अब आता है सेक्शन नंबर 87 सब सेक्शन 4। ये बात करता है सूट आफ्टर क्लेम ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड। मतलब अगर आपको लगता है कि आपका जो क्लेम था, जो ऑब्जेक्शन था, आपकी नज़रों में सही है पर कोर्ट को लगा होगा कि भाई सही नहीं है या कोई भी रीज़न की वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है, तो क्या आप उसके लिए कोई सूट फाइल कर सकते हो? हमने कहा हाँ कर सकते हो, पर कब करोगे? 1 साल के भीतर भीतर करोगे जब वो ऑर्डर पास हुआ है। मतलब ऐसा कोई ऑर्डर आ गया जिसके अंदर आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया, आपका ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिया गया, तो उससे 1 साल के भीतर भीतर आपको क्या करना है? उसके लिए सूट फाइल कर देना है। आई बात समझ में? क्योंकि देखो लिमिटेशन तो आपकी होएगी ना हर चीज़ की, अगर लिमिटेशन नहीं होगी तो फिर आगे फिर चीज़ें कैसे होगी, है ना, प्रोसीजर पूरा जो होगा आपका वो लटक जाएगा। अब आता है आपके सेक्शन नंबर 88 सब सेक्शन 2 जो बात करता है सेल ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अब मान लो प्रॉपर्टी अटैच थी, अब उसको करना है इनको सेल। सेल कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो प्रॉपर्टी शेल नॉट बी ऑर्डिनरली बी सोल्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम अटैचमेंट। मतलब अगर चाहे जो सरकार है हमारी, वो चाहे तो क्या कर सकती है? प्रॉपर्टी को सेल तो कर सकती है, पर उनकी सब्जेक्ट टू एक कंडीशन लगा दी यहाँ पर कि भाई चलो आपका जो दूसरा व्यक्ति है उसके भी राइट्स हैम्पर ना हो, क्योंकि कई बार होता है ना कि उसके कॉग्निजेंस में लेट आती है, तो इन्होंने 6 मंथ का जो है ना एक्सपायरी पीरियड दे दिया। मतलब आपको करनी है करो, पर आप अटैचमेंट के 6 मंथ तक वेट करो। पहले देखो 6 महीने तक, अगर कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, कोई क्लेम आ रहा है उस तरह से, अगर नहीं आ रहा है तो 6 महीने बाद में उसकी सेल हो सकती है। आई बात समझ में? अब आता है सेक्शन नंबर 88 सब सेक्शन 3 जो बात करता है रीस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अब मान लो प्रॉपर्टी अटैच थी, आपको करना उसका रीस्टोरेशन, है ना, वापस से वो चाहिए प्रॉपर्टी, तो उसका जो क्लेम है वो आप 2 साल के अंदर अंदर कर सकते हो फ्रॉम डेट ऑफ अटैचमेंट।
मान लो वो बंदा वापस आ गया जिसकी प्रॉपर्टी अटैच थी और उस दौरान जो आपकी प्रॉपर्टी है वो बिकी नहीं है, तो आप 2 साल के भीतर भीतर क्लेम फाइल कर सकते हो। अब आता है सेक्शन नंबर 89, अपील फ्रॉम रिजेक्शन ऑफ रीस्टोरेशन एप्लीकेशन। मतलब अब मान लो आपने रीस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगाई, पर क्या हुआ, आपका अपील करने के लिए आपको समय चाहिए होगा, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक समय दे रखा है क्या? हमने कहा नहीं दे रखा। मतलब आपका अगर जो रीस्टोरेशन का एप्लीकेशन अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो आप उसका अपील भी फाइल कर सकते हो। अब आता है सेक्शन नंबर 90 से लेकर 93 तक कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन दे रखी है क्या? हमने कहा नहीं, कोई इंपॉर्टेंट टाइमलाइन नहीं दे रखी। बेल बॉन्ड के प्रोविजन से रिलेटेड एक नॉर्मल जनरल जो बात कर रखी है कि कब कर सकते हैं कब नहीं, वो चीज़ें बता रखी है। सेक्शन नंबर 125 सबसेक्शन 1, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। मान लो व्यक्ति का हो गया कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या होता है गाइस? हमने कहा कन्विक्शन होता है आपका दोष सिद्धि। दोष सिद्धि का मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति का जो अपराध है वो सिद्ध हो चुका है। अब उस कंडीशन में जब उसके लिए बॉन्ड फाइल करवाया जा रहा है उससे, तो वो क्या होता है, वो मैक्सिमम 3 साल का हो सकते हैं, यानी नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर है ना, यानी मैक्सिमम कितना होगा, वो मैक्सिमम 3 ईयर का हो सकता है। आई बात समझ में? सेक्शन नंबर 126 सबसेक्शन 1 क्या बात करता है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। मान लो कोई और केस है, अलग तरह का कोई केस है, तो उसमें बॉन्ड कितने साल का हो सकता है? हमने कहा 1 साल का हो सकता है मैक्सिमम। सिंपल है। फिर आता है सेक्शन नंबर 127 सबसेक्शन 1, आपका जो क्लॉज है वो सेकंड है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसमिनेटिंग सर्टेन मैटर्स। अब इसमें कुछ एक मैटर्स की लिस्ट दे रखी है, आपको वो ध्यान में देनी है। अब उसके लिए आपको क्या है, पीरियड 1 ईयर दे रखा है। आई बात समझ में? सेक्शन नंबर 128 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। मान लो शक है पुलिस को किसी पे, हम बोलते हैं ना आपको शक के बिनाम पर अरेस्ट किया जा रहा है। अब अरेस्ट तो आप हमेशा के लिए तो यूनिवर्सली तो कर नहीं सकते, तो जिन व्यक्तियों पे शक होता है उनसे क्या एक बॉन्ड फाइल करवा लिया जाता है, और वो बॉन्ड कितने साल का होता है? मैक्सिमम 1 साल का होता है। भाई मान लो अगर वो एक्चुअल में शक सही हुआ आपका, तो उस केस में क्या है, उस व्यक्ति से प्रोटेक्टेड रहेगा, यानी एक प्रिवेंटिव मेजर हो गया। आई बात समझ में? अब देखो प्रिवेंटिव मेजर क्या होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है ना कि पुलिस वाले हमेशा ही लाठी डंडे लेके ही पीछे पड़े रहेंगे, तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी कानून के दायरे में भी की जाती है, तो उसके लिए ये बॉन्ड्स भरवाए जाते हैं। सेक्शन नंबर 129 क्या बात करता है? सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है ना, आदत है उसकी, क्राइम करता ही रहता है, सुधर ही नहीं रहा है, पहले छोटे क्राइम किए फिर बड़े क्राइम किए, मतलब कॉन्टिन्यूसली वो कुछ ना कुछ कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति से गुड बिहेवियर का बॉन्ड भरवा सकते हो मैक्सिमम 3 साल के लिए, कि भाई 3 साल तक तेरे को कोई ऐसी हरकत करनी नहीं है, और करेगा ब्रीच होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज एज प्रोवाइडेड होंगे। सेक्शन नंबर 135 सबसेक्शन 6 बात करता है इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। मान लो आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली, अब उसकी इंक्वायरी के लिए क्या समय दे रखा है? हमने कहा वो जो इंक्वायरी है कि वो इन्फॉर्मेशन सत्य है क्या है वो चीज़, तो वो आपको कब पूरी करनी है? हमने कहा वो 6 महीने के भीतर भीतर कमेंसमेंट के आपको पूरी कर देनी है। आई बात समझ में? नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन नंबर 135 सबसेक्शन 6 का जो प्रोवाइजो है वो बात करता है आपकी डिटेन्ड पर्सन्स की, ऐसे व्यक्ति जिनको डिटेन करके रखा गया है। तो इसमें क्या होती है, जो प्रोसीडिंग्स होती है ना वो टर्मिनेट हो जाएगी कब? जब एक्सपायर हो जाएगा आपके 6 महीनों का पीरियड जो कि डिटेंशन का है, अगर वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती। मतलब क्या हुआ इसका? मान लो इंक्वायरी बिठाई, 6 महीने में इंक्वायरी किसी भी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उस व्यक्ति को जिसको आपने डिटेन करके रखा है इतने टाइम से, आप उसको 6 महीने के बाद में छोड़ दोगे, ठीक है ना? फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा जब आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड में नहीं हुआ। अब इससे हुआ क्या, देखो बीएनएसएस में ये चीज़ें आने से फ़ायदा ये हुआ कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके एक्चुअल में गलती नहीं भी होती है, बट उनके पास में अपनी वो क्या ना मासूमियत का प्रूफ नहीं होता किसी भी रीज़न से, या वो गलत तरीके से फंस जाते हैं किसी केस में, तो ऐसे लोगों को एक प्रोटेक्शन मिल पाए उसके लिए भी सहारा बन जाता है। तो इन शॉर्ट जो आपका अक्यूज्ड है उसके भी राइट्स क्या है, प्रोटेक्टेड है यहाँ पर।
सेक्शन नंबर 141, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। मान लो सिक्योरिटी जो थी आपकी, सिक्योरिटी भरी थी ना आपने, अभी सिक्योरिटी के बॉन्ड हुए थे ना, अब मान लो उसमें डिफॉल्ट कर दिया, तब क्या इम्प्रिजनमेंट है। हमने कहा इसमें कोई सेपरेट फिक्स्ड ईयर तो नहीं बता रखे, पर इम्प्रिजनमेंट तब तक कंटिन्यू होगी जब तक कि जो उसने सिक्योरिटी फर्निश की है या रेलेवेंट पीरियड है वो एक्सपायर नहीं हो जाता। आ गई समझ में बात? यानी उसका सिक्योरिटी पीरियड और उसका जो भी रेलेवेंट पीरियड बन रहा है उस सिचुएशन में, तब तक हम लोग उसको क्या करेंगे, तब तक हम लोग उसको इम्प्रिजनमेंट में रखेंगे। किस मतलब जुर्म में? डिफॉल्ट के जुर्म में। सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो। अगर सेशन जज को लगता है आफ्टर एग्जामिनिंग इन द प्रोसीडिंग्स, जो कि उसको अंडर सबसेक्शन 2 मिली है, और उसको लगता है कि उसने कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन एविडेंस भी लिए हैं मजिस्ट्रेट ने, जो उसको लगता है कि नेसेसरी है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी कंसर्न्ड व्यक्ति है, जो कटघरे में व्यक्ति है जिसका भी वो मैटर है, उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोगे आप सुनने की, और फिर वो ऑर्डर आप पास कर सकते हो जो कि आपको सही लगे, उचित लगे। अब इसका प्रोवाइजो क्या बोलता है कि जो पीरियड होगा, अगर कोई दे रखा है उसमें, तो फॉर विच अ पर्सन इज इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलियर टू गिव सिक्योरिटी शैल नॉट एक्सीड 3 years। तो मतलब ये जो पीरियड था आपका, इसका ये क्या हो गया, हमने कहा ये एक्सटेंशन हो गया। आई बात समझ में? कैसे ये कनेक्टेड है दोनों? मतलब क्या हुआ कि वो जो पीरियड होगा ना आपका, वो मैक्सिमम 3 साल ही हो सकता है जब आप उस व्यक्ति को हिरासत में ले रहे हो, आप उसको इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो। आई बात समझ में? अब आते हैं आपके सेक्शन नंबर 144 का सबसेक्शन 1 का थर्ड प्रोवाइजो। ठीक है, थर्ड प्रोवाइजो, फोर्थ प्रोवाइजो भी पता होना चाहिए, कहीं कहीं 3 4 4 प्रोवाइजो भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से प्रोवाइजो की बात हो रही है। अब आती है आपकी इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन। इसको आपको कब डिस्पोज करना है? हमने कहा इसको आप 60 दिन के भीतर भीतर डिस्पोज कर दो। कब से? जब आपका सर्विस ऑफ नोटिस हुआ है। एज सुन एज वो सर्विस ऑफ नोटिस होता है, उस डेट को देख लो, उसके 60 डेज के अंदर अंदर ये मैटर जो होता है आपका डिस्पोज हो जाना चाहिए। इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है? इंटरिम मेंटेनेंस ये होता है कि मान लो कोई भी फैमिली कोर्ट में केस जा रहा है मेंटेनेंस का। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हाथों हाथ ही मेंटेनेंस जो आपका परमानेंट होता है वो डिसाइड हो जाता है। केस चलता रहता है, कई बार सालों भी लग जाते हैं। तो उस ड्यूरेशन में जो मेंटेनेंस मिलता है, जो भी कोर्ट फिक्स करती है, उसको इंटरिम मेंटेनेंस बोलते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन की बात की गई है यहाँ पे। सेक्शन नंबर 144 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। चाइल्ड अगर अनेबल है खुद को मेंटेन करने में किसी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी के कारण, तब उस चाइल्ड को कब तक सपोर्ट करना है? जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाए। ठीक है, अगर फीमेल चाइल्ड की बात आएगी, यानी सेक्शन 144 सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो 1, तो उसको कब तक देना है आपको? तब तक जब तक कि वो मेजोरिटी जो होती है आपकी अटेन नहीं कर ले। पहले यहाँ पर शायद कुछ और था, शायद टिल मैरिज था, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा मुझे इसको लेके कन्फ्यूजन है, बट अभी ये है, पहले शायद तक मैरिज की बात थी यहाँ पर। अब आता है सेक्शन नंबर 144 सबसेक्शन 3, जो बात करता है नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस। अब आपने अगर कोर्ट गए हो तो आपने ये चीज़ देखी होगी, कई लोग होते हैं जो मेंटेनेंस का पैसा भरवाते ही नहीं कोर्ट में, ना कोर्ट में दे रहे हैं ना उसको दे रहे हैं जो भी व्यक्ति है उसको जाके। तो उस केस में क्या होता है, उस व्यक्ति को आप इम्प्रिजनमेंट दे देते हो, जो कि 1 महीने तक हो सकती है। किस चीज़ के लिए? ईच मंथ के डिफॉल्ट के लिए, यानी एक बार के लिए 1 मंथ, और मान लो लगातार उसने लगभग 1 साल तक ऐसा किया, तो उसको आप 1 साल की जेल कर दोगे। आई बात समझ में? ये बात है। फिर आता है सेक्शन नंबर 144 सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो, जो बात करता है रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस एरियर्स। गाइस, ये मेंटेनेंस जो एरियर्स वर्ड है ना, ये एग्जैक्टली यूज नहीं हुआ है, बट जो लैंग्वेज यूज हुई है ना पूरी, उसको हम लोग जो हमारा नॉर्मल जो कोर्ट लैंग्वेज है उसमें मेंटेनेंस एरियर ही बोलते हैं। उसके अंदर क्या है कि अगर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है तो वो 1 साल के अंदर अंदर कर दो, जब से वो आपके अमाउंट है वो ड्यू हुई है। मतलब क्या होता है, कई बार लोग अपना जब जो भी अमाउंट होता है वो पे नहीं करते, तो कई लोग तो होते हैं कि भाई बोलते हैं कि चलो हमको इस महीने का दिला दो, पिछले वाला छोड़ दो। पर कुछ लोगों को होता है कि नहीं, जिस दिन से हमको अवार्ड होना शुरू हुआ है उस दिन से लेकर अब तक ये जितना भी टाइम गया है बीच के अंदर,
इस हर मंथ के लिए मुझे चाहिए, तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, ऐसे ही नहीं मिलता। वो एप्लीकेशन आपको 1 साल के अंदर अंदर फाइल करनी है जिस दिन से वो ड्यू हुआ है। मतलब क्या एक सिंगल ही एप्लीकेशन हो सकती है? हमने कहा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, पर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ना, मतलब मान लो कि अगर मई महीने के लिए है तो मई महीने के लिए आपको फाइल करनी ज़रूरी है। आई बात समझ में? अगर जून के लिए है कहीं पर तो जून के लिए आपको फाइल करनी ज़रूरी है। और अगर आपको कंटिन्यू कुछ 6-7 महीने से नहीं हो रहा तो आप ऐसे नहीं करोगे कि भाई चलो मई का हो गया फिर अगस्त की मांग लेती हूँ, जून जुलाई छोड़ देती हूँ, तो वो वैसे नहीं होगा, वो सिस्टम वैसे नहीं चलता है ना। क्योंकि अगर आपका एक वो पीरियड चल गया तो उसके अगेंस्ट में आप नहीं जा सकते, बाद में आप वो चीज़ें क्लेम नहीं कर सकते जनरली। सेक्शन नंबर 145 सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो, एक्स पार्टी मेंटेनेंस ऑर्डर क्या है, सेट असाइड कब होगा। हमने कहा इसकी जो एप्लीकेशन है वो 3 महीने के अंदर अंदर, कब से 3 महीने है, डेट ऑफ ऑर्डर से। सब्जेक्ट टू क्या है, हमने कहा ये सब्जेक्ट टू है कुछ टर्म्स की। टर्म्स कौन सी होती है कि जैसे कि जो कोस्ट है वो आपको अदर पार्टी को देनी है। मतलब क्या हुआ कि मान लो आप गए नहीं, आप है ना वो पार्टी हो जो आप डिफेंडेंट हो, प्लेंटिफ ने जो फाइल कर रखी है मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आपकी, वो तो जा रहा है पर आप नहीं जा रहे। तो उस केस में क्या किया, कोर्ट ने निकाल दिया एक्स पार्टी मेंटेनेंस ऑर्डर, आपको वो करवाना है सेट असाइड। तो उस केस में क्या होगा, नहीं सेट असाइड क्यों करवा रहा है कोई व्यक्ति, वो इसीलिए तो करवा रहा है ना कि नहीं मेरे को तो केस लड़ना है, अंत तक लड़ना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या है, 3 महीने के भीतर भीतर एप्लीकेशन फाइल करनी है उस ऑर्डर की डेट से। और आपको है ना कुछ टर्म्स रखी जाएगी, जैसे कि मान लो जिस दिन कोर्ट ने तारीख दी थी आप तो नहीं आए, पर वो व्यक्ति आया, उसका खर्चा हुआ, कोर्ट का समय गया है ना, कोर्ट का जो खर्चा हुआ तो उसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ती है, कॉस्ट जो भी लगी है उसकी, और उस हिसाब से आपका काम बनता है आगे। अब आता है आपके सेक्शन नंबर 146 अल्ट्रेशन इन अलाउंस। तो ये कुछ भी हो सकता है जैसा कि मजिस्ट्रेट चाहे, मतलब मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा कि उनको कितना अल्टर करना है, अमाउंट कितना नहीं करना है, वो चीज़ें। सेक्शन नंबर 147 बात करता है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर, यानी वो कब से इन्फोर्समेंट में होगा। तो ये सारी सिचुएशन किस पर डिपेंड करेगी, मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करेगी। अब आता है सेक्शन नंबर 173 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर, EFIR। इसके अंदर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेंट होता है उसको वो साइन करनी होती है, 3 दिन के अंदर अंदर वो FIR कहाँ पर आकर करेगा, पुलिस स्टेशन में करेगा। आई बात समझ में? मतलब देखो एक तरह से ये चीज़ देखो, आपको सुविधा दे दी है ना, मान लिया आपको सुविधा दे दी, अब आपके साथ में कौन सी सिचुएशन में वो चीज़ हुई है, तो आपने एक बार EFIR मतलब फाइल कर दी। अब होता क्या है कि आपने जब FIR लॉन्च कर दी ना, तो ऐसा नहीं कि आप बैठे हो बस घर पे, अरे मैं तो अब इंटरनेट कॉपी निकाल लूंगा, इंटरनेट से हो जाएगा, नहीं, आपको उसको साइन करनी पड़ेगी। साइन क्यों करना है, ताकि वेरिफिकेशन हो सके, है ना। वरना ऐसे तो क्या है कि हर कोई व्यक्ति इस चीज़ का गलत यूज़ भी करने लग जाएगा, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें प्रोसीजर के लिए ज़रूरी है। फिर आता है आपके सेक्शन नंबर 173 सब सेक्शन 3 का क्लॉज 1। अब आता है इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात की है। इसमें क्या बोला है कि जो भी आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है ना, वो 14 दिन के अंदर अंदर आपको पूरी करनी है, जो भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बनती है। अब इसकी क्या बात की गई है कि जो आपके एप्लीकेबिलिटी क्या होती है इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की। हमने कहा जो भी ऑफेंसेस हैं जिनकी पनिशमेंट 3 साल से तो ज़्यादा है, पर 7 साल से क्या है, कम है, यानी इक्वल्स टू 3 ईयर बोल दूँ मैं इसको, या उससे ज़्यादा बोल दूँ, या मैं क्या बोल दूँ 7 ईयर से कम। अगर ये चीज़ अप्लाई हो रही है इसके अंदर तो क्या है, आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा सकते हो। अब आता है सेक्शन नंबर 174 सबसेक्शन 1 का क्लॉज सेकंड, जो बात करता है डेली डायरी रिपोर्ट की, जो कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर होती है। अब ये जो डेली डायरी रिपोर्ट है, ये ऐसा कोई आपके हेडिंग में नहीं लिखा हुआ, बट ये अंडरस्टूड है चीज़। तो ये कब देनी होती है आपको, ये फोर्टनाइटली देनी होती है। फोर्टनाइटली का मतलब जनरली होता है आपके 2 वीक्स हो सकते हैं या 15 दिन, हम जनरली मान के चलते हैं, आपको मजिस्ट्रेट को देनी है ये। पर आपको ये वर्ड आ जाए तो क्या लिखना है, 15 डेज लिखोगे, फोर्टनाइटली लिखोगे, हमने कहा फोर्टनाइटली लिखना है क्योंकि ये आपकी डायरेक्टली एग्जैक्ट वर्डिंग है। फिर सेक्शन नंबर 176 सबसेक्शन 2 जो बात करता है डेली डायरी रिपोर्ट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये कब देनी है आपको, हमने कहा ये मजिस्ट्रेट को फोर्टनाइटली भेजनी है आपको। आता है सेक्शन नंबर 176 का सबसेक्शन 3,
ये बात कहता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या है, मैंडेटरी है। कब, जब ऑफेंस आपका क्या है, पनिशेबल है 7 साल से ज़्यादा या 7 साल, यानी इक्वल्स टू 7 ईयर या उससे ज़्यादा, कितना भी हो सकता है। तो इसके अंदर एक टाइमलाइन दी गई है 5 ईयर की, तो टेंशन मत लीजिए, आगे मैंने बहुत अच्छे से समझाया, क्वेश्चंस वगैरह भी दे रखे हैं। तो ये पीडीएफ जब आप एंड तक जाओगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं 5-10, वो थोड़े से क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपका थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सेक्शन नंबर 184 सबसेक्शन 1 ये बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन की, किसकी, रेप विक्टिम की, किसके द्वारा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा। कब करना है, हमने कहा इसको 24 घंटे के अंदर अंदर करवाना है आपको। अच्छा, 24 घंटे कहाँ से, हमने कहा एज सुन एज आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि कोई ऐसा लैंगिक अपराध हुआ है किसी के विरुद्ध, अब करवाओ उसका जो भी मेडिकल होता है वो। सेक्शन नंबर 184 सब सेक्शन 6 यानी जो आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट होगी ना, जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, वो जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको प्रोवाइड करनी है। आपका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको 7 दिन के अंदर अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। फिर आता है सेक्शन नंबर 185 सबसेक्शन 5 जो बात करता है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, यानी इसमें क्या होता है कि जो कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड होती है किसके अंदर में, जो आपका सेक्शन नंबर 185 का सबसेक्शन 1 है और सबसेक्शन 3 है, उसमें नॉट लेटर देन 48 आवर्स आपको किसको भेजने, मजिस्ट्रेट को, ऐसे मजिस्ट्रेट को जो कि एम्पावर है उसकी कॉग्निजेंस लेने के लिए। मतलब जब भी आप सर्च कर रहे हो ना तो इसका जो भी रिकॉर्ड वगैरह मिलता है आपको, जो भी सेक्शन नंबर कौन सा 185 की सबसेक्शन 1 और 3 में डिफाइंड है, उसको आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर ऐसा मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर है कॉग्निजेंस लेने के लिए उसको भेजनी है, मतलब उससे लेट नहीं करनी है। सेक्शन नंबर आपका आता है 187 सबसेक्शन 1 बात करता है इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। अब मान लो कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन थी वो कंप्लीट नहीं होती है उस प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर अंदर, तब क्या करोगे। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आऊँ ताकि ये आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो। मान लो एक बंदा है, इसको अरेस्ट कर लिया गया 10 बजे सुबह मंडे को, मतलब ये देखो मैं आपको अच्छी सी ड्राइंग बना के बता रही हूँ, ये हमारा है ए, इसको हमने किया अरेस्ट। कब किया अरेस्ट, हमने कहा इसको मंडे को किया हमने, कब, सुबह 10 बजे। ठीक है, अब मान लो कि अब हो गया ट्यूसडे, यानी अब इस जो व्यक्ति है, अब ये जो ए है, अब ये ट्यूसडे आपके 10 AM तक पुलिस की कस्टडी में था, है ना। और पुलिस ने क्या किया, वो कंप्लीट नहीं कर पाई अपनी इन्वेस्टिगेशन और उनको छोड़ना पड़ा ए को। जाहिर सी बात है बिना किसी ग्राउंड के आप नहीं अरेस्ट कर सकते किसी भी व्यक्ति को, पर उनको ऐसा लगता है, ऐसा कोई रीजनेबल ग्राउंड है कि जो अक्यूजेशन है वो वेल फाउंडेड है, पर पुलिस को लगता है कि वो ऐसे तो उसको एक को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती, क्यों, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट दे रखी है, 24 घंटे का पीरियड दे रखा है हमको। तब वो क्या करती है, वो अपना इन्वोक करेगी प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर, जो सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है। अच्छा, उस प्रोसीजर में क्या होगा, मतलब ये मान लो सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 1 पावर में ही कब आएगा, जब 24 घंटे का टाइम लिमिट चला गया है, पर जो सस्पिशन है वो बहुत रीजनेबल है और अभी भी लग रहा है कि नहीं इस व्यक्ति को हमको रखना है कस्टडी के अंदर। तब वो क्या करेंगे, वो फॉरवर्ड कर देंगे ए को। ये जो बंदा हमारा था ना, ये ऊपर ए, अब इस ए को हम ला रहे हैं नीचे, कहाँ पर ला रहे हैं, हम ला रहे हैं इसको मजिस्ट्रेट के पास में। अच्छा, कैसे ला रहे हो, हमने कहा साथ में इसकी जो रेलेवेंट केस डायरी की जो एंट्री है ये लेके आएंगे और इसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो भी हमारे पास में अवेलेबल होंगे उनके पास ले जाएंगे। अब देखो, वैसे तो जो सेक्शन नंबर 187(1) है ये खुद से कोई ऑथराइजेशन नहीं दे रहा कि पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति का डिटेंशन कर सके, पर इसके अंदर आगे की है ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि मजिस्ट्रेट को पावर मिलती है सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 2 में कि वो ऑथराइज कर सकते हैं उस व्यक्ति का डिटेंशन या रिमांड। आ गई बात समझ में, क्योंकि देखो इस चीज़ को ऐसे समझो कि जनरल ये 24 आवर्स टाइम है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि सारी पुलिस बहुत ही होशियार होती है ना, और कई बार क्राइम भी इतना टिपिकल लेवल का बहुत होता है
कि 24 घंटे के अंदर अंदर सबूत जुटाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जनरली यही पीरियड जो होता है ये आपका आगे फॉलो बाय होता है रिमांड से। अब होता है ना कि रिमांड दे दी गई पुलिस के द्वारा, पुलिस को रिमांड दे दी गई कोर्ट के द्वारा, डिटेंशन बढ़ गया, तो वो ये चीज़ें हैं। तो सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 2 बात करता है आपकी पुलिस कस्टडी की, यानी कस्टडी कब तक मिलती है, मैक्सिमम 15 दिन की मिल सकती है। हो सकता हो एक साथ ही 15 दिन की रिमांड पर मतलब कस्टडी पे भेज दे, और यह हो सकता है कि कुछ पार्ट्स में भेजे, यानी मतलब पहले 2 दिन की दे दी, 3 दिन की कस्टडी दे दी, है ना, वो चीज़ डिपेंड करेगा केस टू केस। अब देखो सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 2, इसमें एक पुलिस कस्टडी की एक विंडो दे रखी है जिसका जो डिटेंशन पीरियड है ना वो 60 डे है, और एक विंडो दे रखी है आपको 90 डे की। अब इसमें क्या होता है कि जब 60 डे का डिटेंशन पीरियड होता है ना तो उसकी इनिशियल 40 डेज की बात की गई है, और जब 90 डेज का केस होता है ना तब बात की गई है इनिशियल 60 डे की। अब आप कहोगे क्या बकवास लगा रखा है, 60 डेज, 90 डेज, 40 डेज, 60 डे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक है आपको समझ में, 15 दिन को मैक्सिमम उसको दे सकते हैं कस्टडी में। अब देखो होता क्या है, अब ये दे रहा है रिमांड, कौन, मजिस्ट्रेट। सेक्शन 187 अप्लाई होता है जब सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 1 अप्लाई हो जाता है, यानी कि जब जो आपका अक्यूज है उसको आप मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हो। क्यों, क्योंकि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, कितने दिनों कितने घंटों में, हमने कहा 24 घंटे के भीतर भीतर, कोई भी रीजन हो सकता है। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, है ना, यानी ये जो 187 आपका 2 है इसमें मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, हमने कहा जो मजिस्ट्रेट है में लिखा हुआ है, वापस से पढ़ना, में लिखा हुआ है, हो सकता हो उसके पास में जुरिस्डिक्शन हो सकता हो ना हो, वो क्या कर सकते हैं, वो ऑथोरिटी दे सकते हैं, किस चीज़ के लिए, डिटेंशन के लिए, किसकी, अक्यूज की, उस कस्टडी में जैसा कि मजिस्ट्रेट को सही लगता है। अब देखो सिचुएशन क्या है और उसमें मैक्सिमम पीरियड क्या होगा, इतना कॉन्सेप्ट तो आ गया ना आपको समझ में। अब देखो ये यहाँ पे बहुत अच्छे से देखो इसको, सिचुएशन ये है कि अगर पुलिस कस्टडी देना है तो मैक्सिमम पीरियड कितना होगा, हमने कहा 15 दिन, पार्ट में भी हो सकता है, होल में भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, हमने कहा 5 + 5 + 5 हो सकता है ऐसे 15 दिन हो, या डायरेक्ट ही 15 दिन की दे दी, मतलब कोई भी तरीके से हो सकता है। अब ऑफेंस अगर पनिशेबल है डेथ के द्वारा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के द्वारा, या ऐसी इम्प्रिजनमेंट जो 10 साल से ज़्यादा या 10 साल है, तब टोटल डिटेंशन कितना हो सकता है, 90 दिन हो सकता है। अब आया समझ में क्या बोला मैंने ऊपर, 90 दिन 60 डे कैसे हुआ। और अगर अदर कोई ऑफेंसेस है, अदर कोई ऑफेंसेस है यानी कैसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 10 ईयर से कम है किसी भी हालत में, तब क्या हुआ है, टोटल डिटेंशन कितना हो सकता है, 60 डेज हो सकता है। अब 2 मंथ क्यों नहीं बोल रहे हम 60 डे को। एक बात बताओ आप लोग, क्या पूरे मंथ के अंदर हमेशा 30 दिन ही होते हैं क्या, हमने कहा नहीं, कभी 28 भी हो जाते हैं, है ना, कभी 29 भी हो जाते हैं, अगर फरवरी की बात कर रहे हैं तो कभी हो सकता हो 30 दिन हो, कभी हो सकता हो 31 डेज हो, तो टोटल हमने क्या बात की है, 60 डेज की बात की गई। इसीलिए किसी ने भी ये लिखा 2 मंथ, सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये चीज़ नहीं लिखनी है, जो एग्जैक्ट टाइमलाइन है वही लिखोगे आप। समझ में आई, मतलब क्या हुआ इसका, ये टाइमलाइन के बाद में हमने कहा या तो 90 दिन या 60 डेज। 90 दिन का हमने कहा ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 10 साल या उससे ज़्यादा है, या क्या है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, या क्या है डेथ है, या 60 डेज का जब ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 10 साल से कम है, उस पीरियड के बाद में उस अक्यूज को मिल जाता है राइट टू डिफॉल्ट बेल। आई बात समझ में, इफ ही इज प्रिपेयर्ड टू एंड डज फर्निश बेल, मतलब अगर उसको इसके बाद में ऑप्शन खुल जाता है उसका, मतलब ये वो टाइमलाइन है, तब तक तो वो क्या ना कि ठीक है चलो जो भी प्रोसीजर में हो रहा है वो कुछ कर नहीं पाता, बट एज सून एज दिस पीरियड एक्सपायर्स, भले ही उस पर कितना भी सीरियस ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ है, अगर कुछ इस्टेब्लिश नहीं कर पाती है पुलिस, उस बंदे को एक डिफॉल्ट बिल का प्रावधान हो जाता है, मतलब उस व्यक्ति को आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर वो व्यक्ति चाहे तो बाद में अपनी बेल फर्निश कर सकता है। आई बात समझ में, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब सबको छोड़ दो, हमने कहा नहीं। देखो जनरली क्या होता है कि 3 महीने का ना जो पीरियड है आपका 90 डेज अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स, वो जो पीरियड है ना वो सफिशियंट है। 3 महीने के अंदर तक कोई ना कोई तो मतलब लीड मिलती है, अगर लीड सफिशिएंट मिल जाती है ना कि भाई ग्राउंड्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं कि उस किसी XYZ व्यक्ति ने ही वो क्राइम मतलब किया है,
तब तो क्या होता है कि आगे उसको बेल वेल मिलती नहीं है। पर अगर कुछ नहीं मिलता है ना उस व्यक्ति के खिलाफ, तो उसका डिफॉल्ट बेल है ना वो आपका पावर में आ जाता है, यानी ये प्रोविजन क्या है, इन्वोक हो जाता है उसका। आई बात समझ में? ये इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, ये चीज़ मैं और क्लियर कर दूंगा आपको। आपने जब ये पढ़ा होगा ना, आपने इतना ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ा ही नहीं होगा, आपने बस ठीक है 60 डेज 90 डे कुछ पीरियड दे रखा है, आपने ये कर लिया होगा, पर एक्चुअल में फ़र्क क्या है उसका, तो इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बिल का प्रोविजन। आई बात समझ में? अब BNSS में क्या चेंज हुआ है वो चीज़ ध्यान रखना। अब सेक्शन नंबर 167 हुआ करता था ये CRPC में, इसमें क्या है, जो पुलिस कस्टडी जनरली ये माना जाता था कि 15 दिन की होती है, पहले 15 दिन की होती है, पर BNSS क्या बोल रहा है कि वो जो 15 दिन है ना, वो एक साथ तो जरूरी नहीं, आप उसको पार्ट में भी दे सकते हो, यानी पहले 40 दिन जो है ना उसके अंदर ये 15 दिन कभी भी हो सकते हैं, और जब 90 डे टोटल पीरियड है डिटेंशन का, तब उसके पहले 60 दिन में कभी भी उसको पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता है। यानी ये चीज़ अगर मैं बोल दूं उसके अंदर कि जो 15 डेज है पुलिस कस्टडी के, ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट 15 डेज ही हो, मतलब वो 15 डेज कब कौन से भी 15 डेज हो सकते हैं। आई बात समझ में? अब इसको एग्जांपल से समझो कि मान लो कोई ऐसा ऑफेंस है जो पनिशेबल है 10 साल से ज़्यादा, है ना, 10 साल या उससे ज़्यादा, यानी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो गया, डेथ भी हो गया, तो उसका जो डे 1 है उससे लेकर डे 60 तक पुलिस कस्टडी किसी भी टाइम के लिए 15 दिन उसको दी जा सकती है, वो पार्ट्स में भी हो सकती है, यानी ओवरऑल इस टाइम पे डिटेंशन पीरियड उस व्यक्ति का क्या होगा, 90 दिन होगा। बट अगर 90 डेज उसके निकल जाते हैं और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है कि उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसा कुछ कॉन्क्रीट इस्टेब्लिशमेंट हो पा रहा है, तब क्या होगा, हमने कहा उसका जो डिफ़ॉल्ट बेल वाला प्रोविजन है वो इन्वोक हो जाएगा। मतलब कि वो अगर फर्निश करना चाहता है बेल, तो उसको बेल पे रिहा किया जा सकता है। अब आता है सेक्शन नंबर 187(1) और 187(2), यानी 187(1) में तो क्या हो रहा है, पुलिस सेंड कर रही हो सबकी उसको मजिस्ट्रेट के पास में, और जो सबसेक्शन 2 उसमें मजिस्ट्रेट ऑथराइज करे उस व्यक्ति की कस्टडी, और CRPC का ये रेलेवेंट प्रोविजन आप पढ़ लीजिएगा। रेलेवेंट प्रोविजन है 167 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC। अब आते हैं सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 3 का क्लॉज 1, वो बात करते हैं डिफ़ॉल्ट बेल की, मतलब कब मिल जाएगी, 90 दिन के बाद में मिल जाएगी। ये 90 दिन कौन सा है डिटेंशन पीरियड आपका, जब ऐसा ऑफेंस है जो हायर कैटेगरी में आता है, यानी जिसकी पनिशमेंट ये सब है, यानी डेथ है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, 10 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है। और अगर अदर ऑफेंसेस की बात करें तो हम इसी के सबसेक्शन 2 में दे रखा है, जब 60 डेज एक्सपायर हो जाएंगे तब। अब आता है सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 9, ये क्या बात करता है, हमने कहा ये बात करता है कि जो आपका टाइप ऑफ केस है, इसमें कौन सा डील हो रहा है, हमने कहा समन केस है। अच्छा, ट्रायबल बाय क्या है, हमने कहा मजिस्ट्रेट है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कब होगा इस केस का, हमने कहा उस दिन से जिस दिन से आपने अक्यूज को अरेस्ट किया है। अच्छा, इसको टोटल टाइम लिमिट क्या दिया हम लोगों ने, हमने कहा 6 मंथ की दी है। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है इन 6 महीनों के भीतर भीतर, ये 6 महीने के अंदर, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, शेल लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना, शेल मतलब मैंडेटरी है, ऑर्डर कर देगा कि वो स्टॉप कर दे फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मतलब मान लो समन केस था, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पाई, तो उस केस में क्या है, मजिस्ट्रेट बोल देगा आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन रोको, कोई नहीं करनी, अब स्टॉप करो। एक्सेप्शन है क्या इसका कोई, हमने कहा हाँ है। अगर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेटिस्फाई है और मजिस्ट्रेट को ये चीज़ कर देता है, मतलब सेटिस्फाई कर देता है, हमको ये बता देता है कि स्पेशल रीजंस थे कुछ, उस वजह से नहीं हो पाई, या इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए इस केस का कंटिन्यू होना ज़रूरी है, तब तो वो केस कंटिन्यू रहता है, अदरवाइज वो टर्मिनेट हो जाती है प्रोसीडिंग पूरी। कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन दे रखा है यहाँ पे सेक्शन नंबर 167 सबसेक्शन 5। अब इसका रिव्यू प्रोविजन क्या है, ये हम बात करते हैं कि अब क्या मिलनी चाहिए, आगे कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये प्रोसीडिंग। हमने कहा इसका रिव्यू प्रोविजन दे रखा है हमको सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 10 के अंदर, जो बात करता है कि सेशन जज कैन वेकेट द स्टॉपिंग ऑर्डर एंड डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मान लो अगर इस वाले के अंदर, इससे जस्ट पहले वाले के अंदर, ये जो आपके मजिस्ट्रेट हैं इन्होंने तो मना कर दिया कि नहीं कोई अब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ये टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे, तो आप जाओ इसका रिव्यू करवाओ सबसेक्शन 10 के अंदर,
और जो सेशन जज है वो चाहे तो इस ऑर्डर को विकेट कर सकते हैं और डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा लो इफ नेसेसरी, अगर उनको लगता है तो। अब आता है आपके सेक्शन नंबर 193 सब सेक्शन 2। क्या बात करता है, हमने कहा ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें कुछ सर्टेन सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं, यानी तब एफआईआर कब करवानी है, हमने कहा ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये आपको 2 महीने के भीतर भीतर पूरी करनी है। मतलब कब से 2 महीने, हमने कहा एफआईआर लॉन्च होने से। मतलब मान लो कि अगर कोई एफआईआर आज हो रही है, लेट्स से आज हो रही है 16 अगस्त 2026 को, तो इससे आप +2 मंथ्स कर लो, तब आपको इसकी पूरी चीज़ कंक्लूड करके बतानी है। सेक्शन नंबर 193 सब सेक्शन 2 ये बात करता है इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस की अपडेट देनी है। आपको किसको दोगे, या तो विक्टिम को दोगे या इन्फॉर्मेंट को दोगे। कितने दिनों के भीतर भीतर, हमने कहा 90 दिनों के भीतर भीतर। और ये कैसे भी कर सकते हो आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी इसको कम्युनिकेट कर सकते हो। मतलब पहले तो क्या होता था कि जो विक्टिम होता था वो बेचारा चक्कर लगाया जा रहा है, उसको कुछ बता ही नहीं रहे, बस यही बोलते थे पुलिस वाले, अरे चल रही है अभी, चल रही है तहकीकात चल रही है। पर अब ऐसा नहीं है, आपको बताना पड़ेगा भाई 90 दिन अगर बीत गए ना वो चीज़ हुए को, और उस व्यक्ति ने जिस दिन भी एफआईआर लॉन्च की, आप उसको बताओ कि कहाँ तक पहुंची है, क्या लीड मिली है आपको, ताकि उस व्यक्ति को भी पता रहे ना कि आप एक्चुअल में उसके लिए कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सिस्टम उसके लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोविजन मानती हूँ मैं, अगर जस्टिस के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा प्रोविजन है। एटलीस्ट व्यक्ति को अपडेट तो मिलती रहे ना कि उसका हो क्या रहा है, केस सॉल्व भी हो रहा है या नहीं हो रहा। इससे क्या कई बार क्या होता है, केसेस है ना जो वो इतने सीरियस होते नहीं है, बट क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पा रही तो कभी वो व्यक्ति पकड़ा भी नहीं जाता। इससे क्या थोड़ा सा स्पीड मिलेगी उस जस्टिस सिस्टम को। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 193 सब सेक्शन 9 की प्रोवाइजो के बारे में। वो बात करते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कब करनी है, हमने कहा 90 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो, और ये एक्सटेंड कौन कर सकते हो, हमने कहा कोर्ट के द्वारा ये एक्सटेंड हो जाएगी। मतलब अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी है 90 दिन के भीतर भीतर, ये एक्सटेंडेबल बाय कोर्ट है। अब देखो अभी तक आपने पूरा पढ़ लिया ना अच्छे से, आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ में बताया मैंने, ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ स्किप करवाई। अब देखो अब आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये ऑलरेडी शॉर्ट में ही है सब कुछ, पर रिवीजन के लिए हमको क्या चाहिए कि ये पूरी चीज़ हमारी 2 मिनट में रिवाइज हो जाए। तो उसके लिए मैंने छोटी टाइमलाइंस और बनाई है आपके लिए, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा देखें उसको, क्योंकि बहुत एफर्ट के साथ में बनाई है मैंने। इसमें क्या है कि सेक्शन नंबर दे रखा है, टाइमलाइन आवर्स के अंदर है, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा जो पूछी जा सकती है मैंने वही रखी है। इसमें क्या है, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है, सेक्शन नंबर 58 जो बात करता है 24 घंटे की टाइमलाइन है। सेक्शन नंबर 187 इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं होती है तो 24 आवर का रूल इन्वोक कर दो आप। फिर आता है कि सेक्शन नंबर 173 EFIR में सिग्नेचर कब करवाने, हमने कहा 3 डेज के अंदर अंदर। फिर आती है मेडिकल रिपोर्ट की बात, सेक्शन नंबर 184 7 डेज के अंदर अंदर आपको भेजनी है IO को। फिर आपकी बात आती है कि अगर जो आपका AP है ना, एडिशनल जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर उसका अपॉइंटमेंट करवाना है तो आप नोटिस दोगे स्टेट गवर्नमेंट को 14 दिन के अंदर। कौन देगा, DM देगा। फिर आता है आपके सेक्शन नंबर 173 प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कब होनी चाहिए, 14 दिन के भीतर भीतर। सेक्शन नंबर 174 बात करता है डायरी रिपोर्ट की, आपकी जो डेली डायरी रिपोर्ट होती है ना वो क्या होती है, 15 डेज के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट को भेजनी है। सेक्शन नंबर 176 वाली ये NCR वाली है ना, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाली है। फिर ये आपकी डायरी रिपोर्ट एक और है, वो भी आपको कब भेजनी है, फोर्टनाइटली भेजनी है। ये 15 डेज एक बार हटाया दो मेरे हिसाब से, फालतू कंफ्यूज हो गए, इसको हटा दो, फोर्टनाइटली ध्यान रखो। फिर आता है आपकी सेक्शन नंबर 187 पुलिस कस्टडी, मैक्सिमम 15 दिन की हो सकती है, होल में भी हो सकती है, पार्ट में भी हो सकती है। सेक्शन नंबर 184 अगर प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड कोई चीज़ है तो 30 डेज टाइम लाइन दे रखी है। सेक्शन नंबर 187 पुलिस कस्टडी की विंडो है तो 40 डेज दे रखी है, और कौन सी दे रखी है, 60 डेज भी दे रखी है ना आपको। ये देखो यहाँ पर 187। तो इसमें क्या है तरीका, ये चीज़ थोड़ा सा देखेंगे, एक सेकेंड। इंट्रीम मेंटेनेंस देख लो, इसके अंदर 60 डेज का टाइमलाइन दे रखा है आपको। फिर डिफ़ॉल्ट बिल के लिए भी 60 डेज का टाइमलाइन दे रखा है। फिर एक डिफ़ॉल्ट बिल के लिए 90 डेज दे रखा है। अब ये 90 डेज और ये 60 डेज, ये कौन से ऑफेंसेस के लिए, ये अदर ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं आपके, यानी जो 10 ईयर्स हैं कम पनिशमेंट वाले, ये वाले कौन से हो गए 10 ईयर,
या उससे ज़्यादा वाले जो भी ऑफेंसेज है ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आपकी इन्वेस्टिगेशन की अपडेट कब देनी है आपको, हमने कहा 90 डेज के अंदर अंदर देनी है, या तो विक्टिम को दोगे या इन्फॉर्मेंट को दोगे। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइमलाइन 90 डेज दे रखी है। अब ईयर्स का देखो, सेक्शन नंबर 11 बात करता है स्पेशल जो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, 1 ईयर हो सकता है एट ए टाइम। फिर आपको अगर सिविल सूट फाइल करना है, अगर रिजेक्शन हो गया है आपका सेक्शन नंबर 87 के अंदर, तो 1 ईयर आपकी टाइमलाइन है। फिर सेक्शन नंबर 126, सेक्शन नंबर 127 जो की बात करते हैं आपकी सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर रेस्पेक्टिवली, उसके लिए क्या टाइम लिमिट है, हमने कहा 1 साल की आपकी टाइम लिमिट है। फिर सेक्शन नंबर 128 बात करता है अगर कोई व्यक्ति सस्पेक्टेड है और उसका बॉन्ड करवाना है तो कितना साल होगा, हमने कहा 1 ईयर। फिर सेक्शन नंबर 88 बात करता है रीस्टोरेशन करना होगा अगर आपको प्रॉपर्टी का तो 2 साल के अंदर अंदर करवा सकते हो। सेक्शन नंबर 125 बात करता है सिक्योरिटी ऑन कन्विक्शन, अगर कन्विक्शन हो जाए उस व्यक्ति का तो सिक्योरिटी पीरियड क्या होगा, मैक्सिमम 3 साल हो सकता है। अगर वो व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर है तो क्या होगा आपका पीरियड, हमने कहा 3 ईयर होगा। फिर आपके जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, हमने कहा 7 ईयर या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। फिर सीजेएम की सेंटेंसिंग पावर सेक्शन नंबर 23 के अंदर क्या दे रखी है, 7 ईयर्स मैक्सिमम है। फिर आपके फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का थ्रेशोल्ड दे रखा है आपको 7 ईयर या उससे ज़्यादा। आई थिंक ये थोड़ा सा कुछ गलत हो गया है, नहीं नहीं ये सही है, सॉरी सही है, ये आपका ऑफेंस की पनिशमेंट है, अगर ऑफेंस पनिशेबल है तो। सॉरी मैं वो 5 ईयर वाले से कंफ्यूज हो गई इसको, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 84 आपका क्या बात करता है, सॉरी सेक्शन नंबर 18 क्या बात करता है, स्पेशल पीपी की आपकी एलिजिबिलिटी वो 10 ईयर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जो थ्रेशोल्ड है वो क्या दे रखा है, हमने कहा 10 ईयर या उससे ज़्यादा या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या डेथ से अगर पनिशेबल है तो आपका ये थ्रेशोल्ड इन्वोक हो जाएगा। फिर आता है 90 डेज और 60 डे का ट्रैक कैसे समझेंगे, सेक्शन नंबर 173(2) जो आपका सबसेक्शन है और जो 3 है, हमने कहा अगर ऑफेंस पनिशेबल है आपके 10 साल या उससे ज़्यादा या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या दैट, मतलब जो टोटल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो रिमांड पीरियड है ना वो 90 दिन मिलेगा आपको। पर जो 15 दिन की पुलिस कस्टडी होती है ना वो किसी भी दौरान ली जा सकती है स्टार्टिंग के 60 डेज में, ठीक है। अब ये आप होल में लो पार्ट में लो आपकी मर्जी है, मतलब ये देखो टाइमलाइन को इस तरह से समझो कि डे 1 है, अब इससे आप पहुंच रहे हो डे 60 में, ये पहुंच रहे हो आप डे 60 के अंदर। अब ये डे 60 में आप डायरेक्ट ही पहुंच जाओगे क्या, हमने कहा नहीं, अब चाहो तो अब इन 60 डेज के अंदर कभी भी ये पुलिस कस्टडी आप इसको 15 दिन की दे सकते हो, ठीक है। और ये 60 से लेकर 90 डे का जो पीरियड होगा ना ये आपकी कोई भी अलग कस्टडी यानी जुडिशियल कस्टडी होगी जो कि आपके 90 डेज तक रहती है। अब क्या होगा कि 90 डेज एज सुन एज एक्सपायर होते हैं तो फिर आगे क्या होगा, आगे जाके डिफॉल्ट बेल का जो प्रोविजन है वो अप्लाई हो जाएगा, यानी आपको अगर 15 दिन की कस्टडी देनी है तो पहले 1 से 5 दिन दे दिया आपने उसको, है ना। फिर मान लो आपको 6 से 20 दिन उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा, फिर 21 से 26 दिन यानी पुलिस पूछताछ के लिए उसको 6 और दिन लेके चली गई, फिर 27वें दिन से लेकर फिर वापस से उसकी जुडिशियल कस्टडी शुरू करवा दी, मतलब टोटल उसका पीरियड क्या हो गया पुलिस कस्टडी का 11 डेज हो गया। मतलब अभी भी इसको 15 दिन तक स्ट्रेच कर सकते हैं ना, पर मान लो ये 4 दिन और बच रहे हैं, इसके 4 डेज और हैं, ये 4 डेज और आपको कब यूटिलाइज करना है, इस स्टार्टिंग के 60 डेज के अंदर अंदर इसको यूटिलाइज करना है। सेम चीज़ दे रखी है अगर कोई अदर ऑफेंसेस मतलब 10 ईयर से कम है उसकी पनिशमेंट, इसमें क्या होगा 15 दिन की पुलिस कस्टडी है, कब लेनी है आपको स्टार्टिंग के 40 दिन में लेनी है, यानी ये 60 डे टोटल रिमांड पीरियड हो गया इसके स्टार्टिंग के 40 दिन के अंदर। अब इसमें क्या होगा, 1 से जो 40 दिन है उसके अंदर अंदर आप ये पुलिस कस्टडी ले लो, फिर रिमेनिंग जो कस्टडी होगी आपकी वो 60 डे तक कंटिन्यू हो सकती है। अब आपने इसमें क्या लिया एग्जाम्पल ले, मतलब मान लो कि स्टार्टिंग के 1 से 4 दिन तो इसको व्यक्ति को भेजा पुलिस कस्टडी में, फिर जैसे ही 5वां दिन शुरू हुआ उससे लेके 15 दिन तक हमने बोला इसको हम जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं। फिर आया आपके 16th डे, ये रहा 16th डे, 16 डे से 22 डे तक यहाँ पर ये 7 दिन किसको क्या दे दिया हमने, वापस से पुलिस कस्टडी में इसको भेज दिया। मतलब अभी इसकी टोटल पुलिस कस्टडी कितनी हुई, 11 दिन की हुई, मतलब इसकी और पुलिस कस्टडी हम लोग 15 दिन तक बढ़ा सकते हैं ना, मतलब अभी भी यहाँ पर 4 दिन बच रहे हैं। अब ये 4 दिन कब यूटिलाइज करने आपको, ये इसके 40 दिन एक्सपायर होना, यानी ये जब 40th डे तक पहुंचे उससे
पहले पहले आप ये 4 दिन की कस्टडी ले लो इसकी, अगर लेनी है तो। आ गया समझ में? ये और इजी तरीका हो गया इसको, मतलब मैंने इस चीज़ को इतना घोट घोट के आपको 4-5 तरीके से समझाया है कि आपको अगर एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से तो आ ही जाएगा समझ में। आ गया समझ में? मतलब ये जो कस्टडी है ना आपकी, ये वाली जो कस्टडी है 15 दिन की, ये कस्टडी कोई मतलब वैसी कस्टडी नहीं है आपकी कि भाई मतलब नॉर्मल कस्टडी, ये पुलिस वाली कस्टडी आपकी। अब देखो पुलिस कस्टडी और इसमें फ़र्क होता है जुडिशियल कस्टडी के अंदर, तो ये आप डिफरेंस में आपको कभी जब मेंस के लिए पर्सपेक्टिव से कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगी तब बताऊंगी, क्योंकि लंबा हो रहा है बहुत ज़्यादा वीडियो। तो इतना ही ध्यान रखिए कि ये अलग है, ये पुलिस कस्टडी, और वो जो जुडिशियल कस्टडी होती है वो अलग चीज़ होती है। ये विंडो बता रखी है ना कि ये 15 डेज कभी भी यूटिलाइज कर सकते हो, और ये ओवरऑल डिटेंशन पीरियड है। उसके बाद में जो डिफ़ॉल्ट बिल का जो प्रोविजन है वो इन्वोक हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी पुलिस कस्टडी है वो 40 दिन या 60 दिन रहेगा। पुलिस कस्टडी ओवरऑल 15 दिन की है, बाकी नॉर्मल कस्टडी आएगी आपकी इसमें जो भी दूसरी होती है। अब आपके आ गए एमसीक्यूज। एमसीक्यूज स्टार्ट करें इसके। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 1 वो बीएनएस का वो किस चीज़ से डील करता है? हमने कहा क्या वो ऑथराइज कर रहा है पुलिस को, क्या वो ग्रांट कर रहा है डिफॉल्ट ऑफ बिल, या फॉरवर्ड करने के लिए है अक्यूज को मजिस्ट्रेट से जब उसका इन्वेस्टिगेशन है 24 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं हुआ है, या ऑर्डर करने के लिए जुडिशियल कस्टडी। हमने कहा कि ये आया आपके, इसका आंसर होगा आंसर नंबर 6। सी कैसे हुआ? हमने कहा सेक्शन नंबर 187 का सबसेक्शन 1। हमने बताया ना कि ये ऑथेंटिकेशन नहीं दे रहा है ना, कि इसके अंदर इस व्यक्ति को डिटेंशन में कंटिन्यू रखेंगे, तो इसमें मजिस्ट्रेट की पावर लगती है आगे। अगर इसका डिटेंशन कंटिन्यू करना है तो वो आपका आता है सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 2 के अंदर। अब बात करते हैं अंडर सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 2, मैक्सिमम पुलिस कस्टडी दैट मे बी ऑथराइज्ड इज 15 डेज होती है। सिर्फ स्टार्टिंग के 15 दिन होगी या इन होल और पार्ट विद इन प्रिस्क्राइब्ड विंडो? हमने कहा सी होगा इसका आंसर, वो 15 दिन कभी भी हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, वो बात करता है कि अगर ऐसा ऑफेंस जो पनिशेबल है किसके द्वारा, डेथ के द्वारा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के द्वारा, या ऐसा इम्प्रिजनमेंट जो 10 साल या उससे अधिक है, तो जो 15 दिन की पुलिस कस्टडी है वो कब यूटिलाइज करोगे आप? हमने कहा इसकी तो टाइम लिमिट जो टोटल होती है वो 90 डेज होती है ना, क्योंकि इसके ऐसा ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, तो 60 डेज स्टार्टिंग के जो भी होंगे उसके अंडर होगा। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? हमने कहा ये रहा, विद इन द फर्स्ट 60 डेज। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए केस फॉलिंग अंडर 60 डेज डिटेंशन कैटेगरी द मैक्सिमम 15 डेज ऑफ पुलिस कस्टडी कैन बी यूटिलाइज्ड। कब यूटिलाइज करेंगे? विद इन 15 डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 40 डेज, या विद इन 60 डेज? हमने कहा 40 डेज, क्योंकि अगर 60 डेज है डिटेंशन पीरियड तो स्टार्टिंग के जो 40 डेज होते हैं उसके अंदर कभी भी ये जो 15 दिन है आप होल या फिर पार्ट के अंदर इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस सेक्शन नंबर 187(2) एंड सेक्शन नंबर 187(3) BNSS? इसमें क्या आंसर होगा? देखिए सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 2 और सेक्शन नंबर 187(3) ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि दोनों क्या डील करते हैं एक्सक्लूसिवली पुलिस कस्टडी के लिए। सेक्शन नंबर 187 का सबसेक्शन 2 वो क्या बात करता है? हमने कहा मजिस्ट्रेट की बात करता है जो कि ऑथराइज करता है डिटेंशन, और जो सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 3 है वो डिफॉल्ट बेल के पीरियड्स की बात करता है। फिर पूरे ऑप्शन पढ़ना है आपको। देखिए डायरेक्ट ऑप्शन मिलते ही आपको ऐसा नहीं करना है, एक बार ऑप्शन आपको हर एग्जाम में पूरे पढ़नी है। फिर सी ऑप्शन क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 2 डील करता है डिफॉल्ट बिल से, और सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 3 बात करता है प्रोक्लेमेशन की। ये तो एकदम ही गलत हो गया। फिर सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 2 बात करता है FIR की। फिर सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 3 बात करता है चार्जशीट की। ये भी एकदम गलत हो गया, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करता है एन ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years और मोर, द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड। आफ्टर द स्टैट्यूटरी पीरियड्स एक्सपायर द अक्यूज्ड मे क्लेम डिफॉल्ट बिल। कब कर सकते हैं? पहले तो देखो ऑफेंस का टाइम लाइन क्या दे रखा है। हमने कहा 10 साल या उससे ज़्यादा है,
इसके लिए टोटल डिटेंशन पीरियड कितना होता है, 90 दिन होता है ना, तो ये 90 दिन आंसर हो गया। फिर सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन 9, ऐसा केस जो कि ट्राइबल हेड द्वारा मजिस्ट्रेट के हमारे, जो कि एक समन केस है, अगर उसकी जो रेलेवेंट 6 मंथ आपको पीरियड कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, उस दिन से जिस दिन से एफआईआर फाइल हुई है, उस दिन से जिस दिन से फर्स्ट टाइम पे चार्जशीट फाइल हुई है, उस दिन से जिस दिन से आपके अक्यूज को अरेस्ट किया गया है, या उस दिन से जिस दिन आपने उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो बताओ इसका क्या होगा। हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं थी क्या, अरेस्ट से पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। तो अरेस्ट कहाँ पर आ रखा है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर इसका। ये देखो ये पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना, मतलब एक्सप्लेनेशन दे रखा है, पढ़ लेना बाद में, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। अब आता है सेक्शन नंबर 176 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस का, वो बात करते हैं रेफरेंस की 5 साल से रिलेटेड। ये कौन से 5 साल है, अब हमने कहा ये कौन से 5 साल है, मैक्सिमम पीरियड है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का, मैक्सिमम पीरियड है एफआईआर चार्जशीट फाइल करने का, ये मैक्सिमम पीरियड है स्टेट गवर्नमेंट का कि वो नोटिफाई करे इम्प्लीमेंटेशन फॉरेंसिक एक्सपर्ट का, उसकी रिक्वायरमेंट का, या पीरियड है पुलिस कस्टडी का। हमने कहा ये उसकी रिक्वायरमेंट का पीरियड है ना, कि उनको 5 साल के भीतर भीतर अपना इम्प्लीमेंटेशन के लिए बता देना। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है तो मैं समझा देती हूँ। अब देखो ये जो 5 साल है ना, ये इन्वेस्टिगेशन पीरियड नहीं है, मतलब ये कौन सा पीरियड है, हमने कहा ये नोटिफिकेशन का पीरियड है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को बताना है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट का, कि भाई यहाँ पर है रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये देखो स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ा है, क्योंकि देखो हर स्टेट के पास में फॉरेंसिक फैसिलिटीज़ है नहीं उस लेवल की। तो अभी भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके पास में कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ नहीं है, तो उनको बाहर से स्टेट से करवानी पड़ती है, तो उसके लिए उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो पाए उसके लिए। इसने बोला कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। अब ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है इसको तुम गांठ बांध लो, क्यों, क्योंकि अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 चीजें पूछ ली, अगर एक भी नहीं पता तो सारा गलत। अब एक बात बताओ, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए 7 दिन चाहिए कि, हमने कहा नहीं ये तो गलत है, मतलब एक चीज गलत है तो दूसरा ऑप्शन भी गलत ही होगा ना। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए 14 दिन चाहिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है तुमको। चलो एक बार नेक्स्ट ऑप्शन और देख लेते हैं, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए 15 दिन चाहिए। अच्छा 14 थे 15 थे, हो रहे हो ना कंफ्यूज यहाँ पर, अभी होल्ड करो, ऑप्शन मत देखना, ईमानदारी से स्क्रीन पर देखते रहो। फिर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए आपको चाहिए 30 डेज। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, चलो ये 2 ऑप्शंस तो तुमने दूर दूर के थे तो काट लिए, अब ये 2 ऑप्शंस में तुम हो रहे हो कंफ्यूज, एग्जाम हॉल की बात कर रही हो। अब जाओ सेकंड इसके पार्ट में जो बात करता है EFIR के सिग्नेचर की, तो क्या वो 7 डेज था या वो 3 डेज था, हमने कहा वो 3 डेज था, तो ये अब पहुंच गए आप लोग सही ऑप्शन पे। आई बात समझ में, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों के दोनों ऑप्शन है ना गलत दे रखे हो, क्योंकि अगर दोनों ही ऑप्शन गलत होंगे तो आंसर तो कोई भी सही नहीं होगा ना। तो ये तरीका है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब करेक्ट BNS का न्यूमेरिकल सीक्वेंस, अब बताओ ये 15 30 40 60 ये सब ये चीजें दे रखी है, अब इसको हमको पता करना तो कैसे करेंगे। हमने कहा सबसे पहले कम दिन क्या दिया हुआ, EFIR का सिग्नेचर। अच्छा 14 दिन क्या है, हमने कहा 14 दिन प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए, 15 दिन क्या है, हमने कहा 15 दिन भी है इसके अंदर, किस चीज के लिए दे रखे हैं, पुलिस कस्टडी के लिए दे रखे हैं। अच्छा 30 दिन क्या दे रखे हैं, हमने कहा जो अपीयरेंस होता है आपका प्रोक्लेमेशन के लिए उसके लिए। ये 40 डेज क्या है, हमने कहा ये डिटेंशन से पहले की जो टाइम विंडो है जिसके भीतर भीतर आप क्या कर सकते हो, ये 15 दिन की पुलिस कस्टडी ले सकते हो। अच्छा ये 60 डेज क्या है, हमने कहा ये 60 डेज वो टाइम विंडो है जो आपके 90 डेज वाले ऑफेंसेस के लिए जरूरी है। अच्छा ये 90 डेज क्या है, अब हमने कहा यार ये 90 डेज तो वो पीरियड नहीं है क्या जिसके बाद में डिफॉल्ट बेल का जो राइट है वो राइज हो जाता है, हमने कहा हाँ, तो ये सही आपका ऑर्डर है। ये कब पता होगा, जब आपने पूरा पढ़ रखा होगा। हालांकि ये ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन, जब भी आएगा इस तरह से आपको क्या है पूरा MCQ फॉर्मेट में दे रखा होगा, फिर आपको ऐसे मिलान करना होगा उसके अंदर कि EFIR के लिए क्या है पीरियड, उसके लिए क्या है, तो ये आपको उस हिसाब से करना है। आगे बात समझ में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 और ये लास्ट है आपका। अंडर सेक्शन 176 सबसेक्शन 3 ऑफ BNSS द पीरियड ऑफ 5 ईयर रिलेट्स टू, 5 साल का पीरियड किससे रिलेटेड है।
completion of investigation, filing of charge sheet, notification by state government for implementation of forensic expert requirement या grant of default pen। सी इसका आंसर है। ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन जो ऊपर किया था, बस इसका तरीका थोड़ा सा अलग है बोलने का। ठीक है, आई होप अब आपको ये सेशन थोड़ा सा क्लियर हो गया हो। चलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी, सबको पीडीएफ चाहिए, कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। कौन सा है टेलीग्राम हमारा? हमारा टेलीग्राम चैनल है जुडिशरी _simplified। क्या हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं क्या? हाँ, हम हैं अवेलेबल इंस्टाग्राम पे, बट वहाँ पर मैं थोड़े कम देख पाती हूँ मैसेजेस। ज़्यादातर मैं टेलीग्राम पर ही कम्युनिकेट कर देती हूँ जो भी मुझे करना होता है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जितने भी नोट्स वगैरह आप जो मुझसे मांग रहे हो कमेंट सेशन में, वो सारे वहाँ पर अपलोडेड है जो भी मेरे पास में है। अगर कुछ वहाँ पर अपलोडेड नहीं है तो मान लो कि वो PDF अभी मेरे पास में नहीं है, तो जब भी वो PDF मेरे पास में अवेलेबल होगी तो वो मैं आपको, जैसे ये सेशन अपलोड होता है उसके कुछ घंटे के अंदर अंदर, यानी एक दिन के अंदर अंदर वो ये वहाँ पर अपडेट हो जाती है। और अगर आपको कोई डाउट है कि मैंने कहीं पे कोई चीज़ सही बताई है गलत बताई है, देखिए कोई कोशिश मेरी पूरी यही होती है, क्योंकि मैनुअली काम होता है और एक जना करता है तो टाइम लगता है। और ये जितना भी कंटेंट होता है ये मैं खुद ही ड्राफ्ट करती हूँ, क्योंकि मैं किसी और पे ये चीज़ नहीं छोड़ सकती कि आप ड्राफ्ट कर दो, क्योंकि हर व्यक्ति को थोड़ी ना नॉलेज होता है कि मतलब उस सब्जेक्ट के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। तो इसमें हो सकता है कुछ एरर हो, तो आप प्लीज़ इसको रेक्टिफाई कर लें। अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है तो उस पॉइंट को आप रेक्टिफाई कर लें, आप मुझसे पूछ लें। और दूसरी चीज़, आपके जितने भी राजस्थान के लोकल लॉज हैं, इसका जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, ये मैंने आपको एक्ट और एसेंट डेट वाला जो PDF करवाया था ना, उसके अंदर भी मैंने बताया था कि 2026 का भी जो फाइनेंस एक्ट आया था उसके अंदर भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो मैंने आपको बोला था आप वहाँ से भी मेंशन किया हुआ देख सकते थे। और मैंने एक चीज़ जगह और मेंशन किया था कि जब ये लेक्चर करवाया था एक्सरसाइज एक्ट वाला, स्टार्टिंग की पहली लाइन ये थी कि ये वो PDF है जो वाइडली अवेलेबल है। पर मैं इसकी सत्यता की गारंटी नहीं लेती, मैक्सिमम चीज़ें इसमें सही है पर कुछ चीज़ें गलत है। तो इसका जो अमेंडमेंट है लेटेस्ट, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, पूरी PDF अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, पढ़िए इसको। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपके BNS की पनिशमेंट के रिगार्डिंग, वो मैं जल्द ही कोशिश करूँगी इसी वीक के अंदर अपलोड कर दूँ आपके लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग जुडिशरी सिंप्लीफाइड एंड कीप स्प्रेडिंग द लव। थैंक यू सो मच।